हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीएसएससी के द्वारा जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज थी आपकी बीएसओ की, जिसको प्रखंड सांख्यिकीय पदाधिकारी या फिर अवर सांख्यिकीय पदाधिकारी आप बोलते हो, बीएसएससी के द्वारा ये जो वैकेंसी है वो आई गई है। 2 महीने पहले से ही इस संदर्भ में जो है वो नोटिस जारी की जा रही थी, लेकिन फाइनली है वो बीएसओ की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, वो 1/4/2025 से स्टार्ट होगा। मतलब 1 अप्रैल से इसका फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो आपकी है वो 21 तक है। लास्ट डेट 21 तक है और आप जो है वो उसको पेमेंट जो है वो 19/4 तक ही कर सकते हो, लेकिन इसका लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिलिंग का वो 21 है। इसकी चर्चा हम बाद में भी कर लेंगे। यह जो पोस्ट है वो बहुत जबरदस्त पोस्ट है, लेवल 7 का जॉब है। आप एसआई जो फॉर्म फिल करते हो वो लेवल 6 का जॉब है, लेकिन यह जो जॉब है वो लेवल 7 का जॉब है। मतलब कि यह जो सचिवालय सीजीएल जो होता है, सीजीएल जो 3 का जो पोस्ट आया था एएसओ का, उस टाइप का ये जॉब है। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त जॉब है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की आपको आवश्यकता यह है कि इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता है, इसकी योग्यता सीमित है। हर लोगों के लिए ये जो है वो नहीं है, तो बहुत योग्यता को लेकर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच। तो मैं योग्यता को एकदम क्लियर कर देता हूँ। जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज आपको मानना है। इसके बाद जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं है। तो आपको शैक्षणिक योग्यता में आपको तो ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए और ग्रेजुएशन जो होना चाहिए उसमें आपका विषय क्या होना चाहिए, आपका उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो या तो इकोनॉमिक्स होने चाहिए, या तो आप इकोनॉमिक्स से करो, या फिर आप गणित से करो, या फिर आप सांख्यिकीय से करो, मतलब स्टैटिस्टिक्स से करो। तो या तो आप स्टैटिस्टिक्स से करो, या तो आप मैथ से करो, या तो आप इकोनॉमिक्स से करो। तो यदि आपने इन तीन चीजों से ग्रेजुएशन किया है एज ए मेन सब्जेक्ट, एज ए मेन सब्जेक्ट या एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, मतलब पूरक विषय के रूप में, जिसको आप बोलते हो ना कि सब्सिडरी हमने क्या लिया है। तो जो सब्सिडरी के रूप में भी यदि आपने इनको लिया है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सांख्यिकीय हो, मतलब कि चाहे वो इकोनॉमिक्स आपने लिया हो, चाहे आपने मैथ्स लिया हो, चाहे आपने सांख्यिकी लिया हो, यदि आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट यदि आपके ग्रेजुएशन में आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो ना, और बीटेक वाले को तो अलग अलग सब्जेक्ट होते ही हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स बीटेक जिन्होंने किया है लेकिन उनका मैथ्स है, किसी भी सेमेस्टर में उन्होंने मैथ्स जो है वो किया है, तो उस सेमेस्टर का ही आप मार्कशीट, आपको जब अपलोड करना बोलेगा ना, तो उसी का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। जो मार्कशीट आप अपलोड करोगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड इसमें करना है, जब आप फॉर्म भरोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड करने की बात कही जाएगी। तो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वही वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है बीटेक वालों के लिए, जिन्होंने, जहां पे आपको मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक की बात कही गई है, जहां पे आपको इन सब के मार्क्स जो है वो दिखते हैं। तो जहां पे आपने, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक हो, इन सब की यदि आपने कभी भी सब्सिडरी में, आपके 3 वर्ष का होता है ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन 4 वर्ष का होता है बीटेक, तो कहीं भी आपने यदि मैथ्स, यदि इकोनॉमिक्स, यदि गणित किया होगा, तो आप इस जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है। इसमें आपको अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी है। ठीक है, चाहे आपने कोई भी लिया हो, चाहे आपने जो है वो कॉमर्स ले रखा हो, लेकिन इस कॉमर्स के साथ आपने सब्सिडरी के रूप में, सब्सिडरी जो आपकी सब्जेक्ट है, सब्सिडियरी जो सब्जेक्ट है, उसमें आपने इकोनॉमिक्स लिया रखा हो, तो आप भर सकते हो फॉर्म इसको। ठीक है, तब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, आप उसके लिए योग्य हो। मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यह कहना है कि आप योग्य तभी होगे जब आपने इन तीनों विषयों को, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी को, एज ए मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, एज ए मेन सब्जेक्ट या फिर एज ए सब्सिडियरी सब्जेक्ट इसको चूज किया हो।
चाहे आपने बीटेक किया हो तो बीटेक के आपके जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं, उन सेमेस्टरों में जहां पे भी आपने इन तीनों सब्जेक्ट से कुछ किया हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और आपको आपको जब डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए मार्कशीट बोलेगा, तो आप उसी सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करोगे। आप उसी का मार्कशीट अपलोड करोगे जो भी आपका, जहां पे मैथ्स, जहां पे अर्थशास्त्र, जहां पे जो सांख्यिकीय है उसका कहा गया है, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में कहा गया है। तो अब इस जो कन्फ्यूजन है एलिजिबिलिटी को लेकर, उससे संदर्भ में कोई भी चीजें आपको नहीं बच गई होगी। तो अब हम आगे डिटेल की ओर बढ़ते हैं। ये जो पद है वो 682 पद दिया गया है आपको, जो कि बहुत ज्यादा है। ऐसे पोस्टों में जो पोस्ट होती है ना, ऐसे पदों, ऐसे पोस्ट जो होती है, वहां पर जो पदें होती हैं वो बहुत कम आती हैं। तो ये आपके लिए माना जाएगा कि ये बहुत ज्यादा पोस्ट है। 682 जो है वो बहुत ज्यादा पोस्ट है, जो कि आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। वही आरक्षण जो है वो यहाँ पे लागू होगा। महिलाओं के लिए 35% जो है वो आरक्षित होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो उम्र सीमा आपकी है वो डिसाइड होगी 1/8/2024 से। 1/8/2024 जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है। तो उम्र सीमा आपको यहीं से डिसाइड होगी। इस डेट तक आपको जो है वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे मैक्सिमम लिमिट आपको 37 साल दिया गया है, 40 साल दिया गया है, कुछ लोगों के लिए 43 दिया गया है, कुछ लोगों के लिए 45 दिया गया है। तो ये जो है ना, वो मैक्सिमम लिमिट आपको इससे ही काउंट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं कि न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष दिया गया है। किसी भी कोटि के, किसी भी कैटेगरी के आप हैं, तो आपको न्यूनतम 21 वर्ष जो है वो प्राप्त करना पड़ेगा। यदि आप आरक्षित हैं, आप कोई भी आरक्षण नहीं लेते हैं, तो जो लास्ट उम्र है आपकी वो 37 वर्ष है। और कब तक 37 वर्ष आपका हो जाना चाहिए? तो 1/8/2024 तक, 1/8/2024 तक 37 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो 40 है, 40 है, 42 है। बाकी जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो दिया गया है कि जो संविदा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जो संविदा पे काम करते हैं बिहार सरकार की नौकरियों में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनको जो है वो जितना उन्होंने जॉब किया है, संविदा कार्य की गई अवधि, जितना उन्होंने संविदा के रूप में कार्य किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के रूप में बिहार में काम किया है, उसके समतुल्य ही अवधि की छूट दी जाएगी। एज में रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कणीय संख्यीय सहायक या फिर प्रखंड संख्यीय पर्यवेक्षक या फिर अन्वेषक को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर किए गए कार्य जो इन पोस्ट पे पहले से हैं, जो इन पोस्ट पे पहले से है, सहायक के रूप में है, पर्यवेक्षक के रूप में है, अन्वेषक के रूप में है, और वो जो है वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो कि आपको जो फॉर्म है, पदाधिकारी, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन आप अभी सहायक हैं, तो आपको उम्र में जो है वो छूट दी जाएगी जितना आपने जॉब कर रखा है। ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रखनी है कि जो मेरिट होता है ना, मेरिट जो है वो 100 मार्क्स पे आपका तैयार होगा। इसको कंफ्यूजन को मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर करूंगा। और इस 100 मार्क्स में आपका जो टेस्ट होता है, आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, वहां से 75 मार्क्स मिलेंगे। और जिनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जिन्होंने इस कार्य के लिए बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए जो है आपको जो है वो छूट मिलता है, आपको जो है वो आरक्षण मिलता है, आपको उसके नंबर्स मिलेंगे यदि आपने जो है वो बिहार में जॉब किया हो। बिहार में यदि जॉब आपने किया हो, आपको बिहार के जॉब में यदि अनुभव हो, आपको एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस की जो गणना है, इसकी जो काउंटिंग होगी वो 31/3/2025 के आधार पर ही काउंटिंग की जाएगी। इसी तक आपका जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो गिना जाएगा। ठीक है। तो कार्य अनुभव की जो गणना है वो 31/3/2025 पे मिलेगी। और कार्य अनुभव से आपको 25 मार्क्स मिलेंगे यदि आप कार्य अनुभव से संबंधित हैं। और ऐसे ही आपको 100 मार्क्स टोटल होंगे, और इसी 100 मार्क्स पे आपको जो मेरिट है वो बनेगी। इन सबको हम काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे जो 75 मार्क्स है आपका वो काउंट होगा, और कैसे आपको 25 मार्क्स जो है, जो अनुभव वाले हैं उनको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा कैसे मिल सकते हैं। ठीक है।
यदि आप वो अनुभव है, ठीक है? लेकिन ध्यान यह रखना है कि बिहार में जो अनुभव से संबंधित जो प्रावधान किया गया है, वो 2022 में चेंज पहले जो ऐसा प्रावधान था ना कि कुछ भी उम्र सीमा जो है अवसर जो है ना, वो लिमिटेड नहीं था। लेकिन 2022 का गजट आया, उसमें फिर से बिहार सरकार ने जो प्रतियोगिता परीक्षा यदि आप बिहार में पहले से जॉब करते हो किसी पोस्ट पे और उसके बाद यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हो, जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो, तो आपको केवल और केवल अधिकतम 5 अवसर ही प्राप्त होंगे, ठीक है? अधिकतम आपको 5 अवसर ही प्राप्त होंगे, यह भी आपको निर्धारित रखना है। 5 अवसर से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि जो 5 अवसर ही मिलेंगे, संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगा। जब भी आपने जॉब पे जॉइन किया होगा, उसी तरह से जॉइन होगा कि 5 जो है वो अवगत जो ये वाला है ना 2022 के बाद आपने 5 नहीं दिया हो, उससे पहले वाला काउंट नहीं होगा। 2022 के बाद जो चीजें होंगी ना उससे उसके बाद 5 परीक्षाएं आपने नहीं दी होगी क्योंकि 5 जो परीक्षाएं होती है वो मैक्सिमम हो जाएगा आपके लिए। यही वहां पे लिखा गया है कि जो भी बिहार सरकार के शारीरिक सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हेतु ये सारे नियम हैं। क ख ग ये सारे नियम है, इन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो केवल और केवल 5 अवसर आपको दिया गया है 2022 के बाद। 2022 से पहले आपने यदि कोई परीक्षा दी है तो वो मान्य नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसी तरह से आपको उम्र में छूटें जो है वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग दी जाती है, जिसके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो उम्र में छूटे की हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ जो-जो मैंने हाइलाइट किया है कि अधिकतम आयु सीमा में आपको 5 वर्ष की छूट जो है वो अनुमान्य होगी। आपको 5 वर्ष छीट मिल सकता है, बशर्ते कि आपने जो है वो 5 बार अटेम्प्ट से ज़्यादा जो है वो नहीं किया हो। दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। तो ये सारे छूट हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब देखिए, अब हम चयन प्रक्रिया की बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा। तो मैंने बताया कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो प्री प्लस मेंस के आधार पे होगा, ठीक है? प्री जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। प्री जो होगा वो क्वालिफाइंग हो देखिए, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो प्री होगा ना, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे यह लिखा गया है कि जो प्री की परीक्षा होगी, यदि 40 लाख यदि 40 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा जाता है, 40 लाख बोल रहा हूँ, 40,000 से यदि ज्यादा फॉर्म भरा जा रहा है, 40,000 से यदि ज्यादा फॉर्म भरा जाता है, तो मेंस की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। तो मेंस की जो मुख्य परीक्षा है वो करवाई जाएगी। और यदि 40,000 से कम वैकेंसी कम जो फिल किया करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, सीधे और सीधे मेंस परीक्षा होगी। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो है वो 40,000 से ज्यादा यदि पोस्ट पे फिल करते हैं लोग, 40,000 से ज्यादा यदि फिल करते हैं, तभी जो है वो आपका मेंस की परीक्षा होगी, जो कि एकदम तय है। जो कि एकदम तय है, क्योंकि इसमें जो है वो 40,000 से ज्यादा ही फिल करेंगे, तो आपका मेंस तो एकदम तय है कि प्री प्लस मेंस होगा। ठीक है, प्री और मेंस होगा। और आपका जो प्री होगा वो ओनली क्वालिफाइंग होगा। और मेंस के लिए आपका फिर से विज्ञापन जो है वो निकाला जाएगा और फिर से आपको फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, मतलब 2 बार आपको पैसे लगेंगे। फिर मेंस होगा आपका, ठीक है, फिर मेंस होगा। और मेंस जो होगा ना, वो देखिए, आपके जो मेंस होंगे उसका नंबर तो 150 होगा। और प्री जो होगा उसमें भी क्वेश्चंस आपको 150 होंगे, नंबर जो है वो 400 होंगे। 400 बोल रहा हूँ, 600 होंगे। 4-4 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, 600। लेकिन आपको टोटल जो है मेधा आपकी निकलेगी ना, जो आपका मेरिट लगेगा ना, वो टोटल 100 मार्क्स पे ही निकलेगा। ठीक है? अब कैसे निकलेगा इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जिन लोगों का जो भी स्टूडेंट्स है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता जो होगी वो 75 अंक होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक जो होगा वो 75 अंक मिलेंगे यहाँ से। और जो भी कार्य अनुभव लिया गया है, जो कि संविदा के आधार पर कार्य करने के जो लिए कार्य जो करते थे, तो उनको जो है वो अपना जितना भी प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे। और अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है? अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे। तो प्रति कार्यरत वर्ष के लिए यदि आपने 5 वर्ष काम कर दिया, तो आपको टोटल 25 जो अंक है वो यहीं से मिल जाएंगे, आपको केवल अनुभव के आधार पे ही मिल जाएंगे।
उसके बाद आपकी जो गणना, जैसे आपकी परीक्षा होगी वो प्री 150 का होगा, तो प्री तो क्वालिफाइंग है, यहाँ पे कोई भी लफड़ा नहीं है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 600 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल होंगे, तो यहाँ तो प्री में लफड़ा नहीं है। लफड़ा आता है मेंस में, लफड़ा आता है मेंस में, क्योंकि यहाँ से आपका जो है वो मेरिट लगेगा। अब इस मेरिट जो लगेगा, इस मेरिट में कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, उसको अलग से 25 अंक मिलेंगे, और जो मेंस, जो नॉर्मल एक्सपीरियंस वाले नहीं लोग होंगे, उनको तो अंक जो होगा वो 100 होगा, उनके लिए अंक 100 होगा। अब ये 100 अंक को निर्धारित कैसे किया जाएगा? क्योंकि आपका जो परीक्षा मेंस भी होगा ना, वह भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, और आपको 150 अंक रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। पर क्वेश्चन जो है वो आपको 4 अंक दिया जाएगा, तो आपको 600 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और आपका 600 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको ये कन्वर्ट किया जाएगा कैसे 75 अंकों में? तो देखिए, परीक्षा के अंक की अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में, जो भी आपने अंक प्रतिशत में प्राप्त किया है, जैसे कि आपने 600 मार्क्स हुआ, 600 मार्क्स का परीक्षा हुआ, और आपने 500 मार्क्स को है वो प्राप्त कर लिया है, आपने जो है वो 500 मार्क्स को प्राप्त कर लिया है। तो 500 मार्क्स आपने प्राप्त कर लिया, मतलब आपने कितना परसेंट प्राप्त कर लिया? तो आपने यदि 500 प्राप्त किया, मतलब कि 600 अंक था, उसमें से आपने 500 प्राप्त किया, तो मतलब आपने लगभग 83% जो नंबर है वो प्राप्त कर लिया। 83% जो नंबर है वो आपने प्राप्त कर लिया। और आपने 83% अंक प्राप्त किया, प्राप्त अंकों की प्रतिशत, तो उस प्राप्त अंक, जो भी आपका प्राप्त अंक हुआ, 83% आपने प्राप्त किया, तो इस 83% में 0.75 से आप गुना करोगे, 0.75 से आप गुना करोगे, और प्राप्त किया गया अंक माना जाएगा। यही जो है वो आपका माना जाएगा कि प्राप्त अंक है। ठीक है, मतलब कि आपने 62% नंबर जो है वो प्राप्त किया, मतलब कि आपने लगभग जो है वो 62.5 अंक जो है वो आपका माना जाएगा, कि आपने 62.5% जो अंक है वो प्राप्त किया, 62.5% आपका अंक है। तो इसका मतलब हुआ, यदि आपने 600 अंक में 500 अंक आपने प्राप्त किया, 500 अंक आपने बनाया, मतलब कि आपने 62 अंक प्राप्त किया है, केवल और केवल आपने 62 अंक प्राप्त किया है, और यही आपका 100 वाला होगा। ठीक है, 62 अंक आपने प्राप्त किया है, तो यही होगा। ठीक है, मतलब कि आपने 62 अंक प्राप्त किया है। संविदा के आधार पर देय अधिमान्य प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों होगा, वहां पे संविदा पे जो देंगे परीक्षा, जो जिनको संविदा के आधार पर जो है वो छूट मिलेगा, उनके लिए ये सब मान्य होगा। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल बता दिया कि कैसे क्या चीजें जो है वो करवाई जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। आगे चलते हैं कि आपको माइनस मार्किंग जो है वो 1 का होगा, 150 अंक आपको मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए जो 4 अंक दिया जाएगा, और यदि आप एक क्वेश्चन गलती करते हो, तो मतलब आपका एक अंक जो है वो काट लिया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि आपने जो है वो 50 क्वेश्चन सही किए, यदि आपने 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, 10 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, मतलब आपका सही कितना हुआ? 80। तो 80 के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, तो 320 अंक ऐसे आपको प्राप्त हो गया, और यहां से 10 मार्क्स आपके कट जाएंगे 10 गलत के लिए, मतलब आपने 310 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके अंक जो है वो निकलेंगे, और उसको परसेंटेज में फिर आपको जो है वो मेरिट में लगाने के लिए उसको परसेंटेज में आयोग के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो ये आपको बताया गया है। ठीक है, और जो है वो मेधा सूची में यदि समान अंक आता है, तो जन्म तिथि के आधार पर जो है वो जो भी अधिकतम होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क है जो सभी के लिए 540 है। जो भी आरक्षण में आते हैं, उनको बिहार का अस्थायी निवासी होना पड़ेगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी श्रेणी के जो दिव्यांग है, सभी श्रेणी के जो महिलाएं हैं, उन सबके लिए 135 रुपए है, और बाकी सबके लिए 540 रुपया दिया गया है। ठीक है, परीक्षा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, परीक्षा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। और यहाँ पे देखिए 40,000 होगा तो मेंस होगा, तो 40,000 तो होगा ही, ऐसा कुछ लिखने का आवश्यकता था भी नहीं। ठीक है, और प्री का जो परीक्षा होगा, वहां पे आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे 682 पोस्ट है, तो इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 5 दूना 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 पचे 40, 40 है 1 41 का 1 हाथ में रहा 4, 6 पचे 30 और 4 34। तो इतना रिजल्ट है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, तो 3410 रिजल्ट जो है वो आपको दिया जाएगा। कितना रिजल्ट दिया जाएगा? तो 3410 रिजल्ट आपको दिया
जाएगा। तो 34 और 10 रिजल्ट ही मेंस के लिए होगा और फिर मेंस के बाद जो है वो आगे प्रक्रिया इसी तरह से चलती जाएगी। आपको प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सीजीएल जैसा ही होगा। बीएसएससी सीजीएल 3 जिसने दिया होगा उसी तरह से इसमें भी होगा। आपको सामान्य अध्ययन के अंक तो बताया नहीं गया है कि कितने कितने अंक के होंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन से आपको 40 मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो है वो आई थिंक 50 के आसपास मिल जाएगा और यहाँ से आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मानसिक एवं जांच परीक्षा से 50 हो जाएगा और यहाँ से 50 हो गया, तो सामान्य अध्ययन भी आप 50 ही रख लो, तब ना 150 पूरा होगा। तो ऐसे करके 150 आपका मिल जाएगा। तो जैसा सीजीएल में था, कहीं अंक के बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो कुछ कहना जो है वो सही नहीं है, लेकिन चूंकि ये बीएसएससी के द्वारा ही लिया जाता है, तो मान के चलिए कि आपको 50 अंक का सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें सारी चीजें आपको रहेंगी। सामान्य अध्ययन में आपको सारे प्रश्न जो होंगे, जो भी रहेंगे, जैसे करंट अफेयर से आपको रहेगा, भारत एवं उनके पड़ोसी देश से रहेगा, जैसे कि इतिहास हो गया, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, कृषि संस्थान, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, इन सबसे आपको प्रश्न रहेंगे। उसी तरह से जो विज्ञान है, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। तो सीजीएल जैसा ही है और मैट्रिक स्तर का जो है वो गणित आपसे पूछा जाएगा। और जो है वो मानसिक दक्षता परीक्षा है, उसका जो सिलेबस है वो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों होगा, नॉन वर्बल प्लस वर्बल दोनों आपसे पूछा जाएगा। तो जो जो सिलेबस में दिया गया है सीजीएल वाला के लिए, जो भी आप पढ़ते थे वही चीजें यहाँ पे भी आपको पढ़नी है। तो आपको सिलेबस के बारे में भी कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे, जिसमें पहला आपका क्वालिफाइंग हुआ, 30% आपको लाना होगा हिंदी में, और दूसरा फिर से मुख्य परीक्षा होगा। यही जो मेन है, यहीं से आपका जो है वो जो है वो सिलेक्शन होगा। मेरिट जो आपका बनेगा ना, वो मुख्य परीक्षा से ही बढ़ेगा। यहाँ भी सामान्य अध्ययन आपको 40-50 मार्क्स के रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। समान विज्ञान और गणित आपको 50 मार्क्स के रहेंगे और उसके बाद मानसिक दक्षता परीक्षा आपको 50 मार्क्स के रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स नहीं, 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यदि बातें मुझे लगती है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं रहेगी तो नहीं बताऊंगा। देखिए, आपको कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है, यदि आप फॉर्म भरते हो तो कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। आपको अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक या उससे संबंधित जो आप सब्सिडरी जो सब्जेक्ट है, सब्सिडियरी जो सब्जेक्ट है, उनको आपको देना पड़ेगा। जहां जैसे जिन्होंने बीटेक किया है, जो बीटेक से हैं, तो उनको जहां पे भी जिस भी सेमेस्टर में आपको मैथ्स, जिस भी सेमेस्टर में मैथ्स, जिस भी सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स, जिस भी सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक का मार्क्स दिया होगा ना, उसी सेमेस्टर वाला आपको जो है वो जो है वो ये अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पूरा भी आप मार्कशीट अपलोड करिएगा तो वहां पे ये सब मेंशन होना चाहिए कि आपने मैथ्स में इतना लाया, इकोनॉमिक्स में इतना लाया, स्टैटिस्टिक में इतना लाया, तो वो मेंशन होना चाहिए। यदि किसी भी विषय का, इन तीनों में से किसी विषय का आपको मेंशन होना पड़ेगा, उसी चीज को आपको अपलोड करना है। जिन्होंने जो है वो लगा रखा है अनुभव वाला, तो उनके लिए अनुभव का प्रमाण पत्र चाहिए। उसी तरह से जो है वो आवासीय आपको डालना पड़ेगा, जाति डालना पड़ेगा, स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता सेनानी डालिए, दिव्यांग है तो दिव्यांगों के लिए डालिए। तो यही चीजें थी जो आपको जरूरी है। बाकी ध्यान रखिए कि लाइव फोटो आपसे मांगा जाएगा फॉर्म भरते समय, यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एक घोषणा भी लिखनी पड़ेगी कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूँ, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है। तो आपका सर्वर जो है वो 1 से लेकर 21 तक आपका चालू रहेगा। तो बहुत कम समय आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है और इसका परीक्षा जो है वो बहुत जल्दी लिया जाएगा। इसका परीक्षा जो है वो बहुत जल्दी लिया जा रहा है। तो अंतिम आवेदन की तिथि 21/4/25 है और आवेदन शुल्क जो है वो 19 तक ही किया जाएगा। तो यह ध्यान में रखकर यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आई थिंक कि अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा इस संदर्भ में। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि अब भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो कि क्या आपका डाउट है, या तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो 94 71 94 71 96 58 40। इस पे कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप करके मुझे अपनी जो डाउट्स हैं आपको वो पूछ सकते हो। 94 71 96 58 40 वैसे डाउट जो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है,
वैसे मैंने सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कैसे आपके मार्क्स काउंट होंगे, कैसे आपको कि एलिजिबल आप हो या फिर ना हो, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। तो आई थिंक आप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो थैंक यू। और यदि आप चैनल पे नए हैं और आपका एनालिसिस ठीक लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, रिकमेंड ज़रूर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच।